मिशा आकर मेहर के बगल में बैठते हुए बोली, प्यार, कमाल है ना प्यार। जो करीब 21-22 दिन पहले जिंदगी में आता है, उसकी वजह से आज 21 साल से हम जिस इंसान के साथ रह रहे हैं उसे ही नहीं पहचान पाते हैं। भाई ने खुद को हमेशा सबसे दूर रखा, लेकिन मुझे हमेशा से उनका प्यार चाहिए था, जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं हमेशा चाहती थी कि भाई मुझे बहुत प्यार दें, जैसे एक छोटी बहन को चाहिए। मिशा रुककर आगे बोली, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे हमेशा से लगता था कि भाई के दिल में कहीं ना कहीं हमारी एक जगह है, क्योंकि वो हमेशा हमारी हर एक जरूरत का ध्यान रखते थे, पर जताते कभी नहीं थे। खामोशी से सब करते थे, फिर पीछे हो जाते थे। मेहर ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हमेशा से एक पत्थर दिल इंसान रहे। मिशा ने पूछा, और इसकी वजह क्या थी? यह हमने जानने की कोशिश की क्या? जिस प्यार की वजह से तुम भाई को इतना कोस रहे हो, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है तो सिर्फ उसका नाम, और क्या है जो तुम जानते हो? वो कौन थी, कहां से आई थी, कुछ भी तो नहीं। मैंने जीजू से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि। तभी मेहर बीच में टोकते हुए गुस्से से बोला, बस मिशा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो मर गई है, उसका कारण राजवीर सिंघानिया है। मिशा ने यह सुनकर कहा, तुम पागल हो गए हो मेहर, पहले तो ऐसे नहीं थे। लेकिन कोई नहीं, जल्दी ही इस प्यार की पट्टी हटेगी और तब तुम बहुत पछताने वाले हो। मिशा बोलकर रूम से चली गई। जब मिशा भी मेहर को समझाने में नाकाम रही तो कोमल उसके पास आकर बोली, अभी उसे छोड़ दे, वो कुछ नहीं सुनने वाला है। मिशा ने कहा, हाँ मॉम। इधर राजवीर ने इश्की के फोन को साइलेंट मोड पर डालकर साइड में रख दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इश्की को डिस्टर्ब करे। राजवीर खुद सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम करने लग गया, और साथ ही उसने सभी को सोनिया के बैकग्राउंड का पता करने को भी बोल दिया। राजवीर ने जितना कार्तिक के मुंह से सोनिया के बारे में सुना था, उसमें उसने कभी भी उसके परिवार का कोई जिक्र नहीं किया था, और कार्तिक ने भी उसे कभी नहीं बताया था कि सोनिया की फैमिली कहाँ है भी कि नहीं, या यूं कहें कि उसे खुद इस बारे में नहीं पता था। इधर हॉस्पिटल में समर राजवीर के कहने पर कार्तिक के पास आया था। वो उसके वार्ड में गया तो उसे देखकर कार्तिक, जो अभी भी मशीनों के बीच घिरा हुआ था, वो बोला, राजवीर कहाँ है? कार्तिक के सवाल पर समर ने उसे इश्की की चोट के बारे में बता दिया। ये सुनकर कार्तिक बोला, ओह, तब तो उसे वहीं रहना चाहिए। वैसे पता नहीं मुझे कब तक ऐसे मशीनों के बीच रखने वाले हैं। इनसे कहो मुझे किसी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करें, यहाँ पर मशीनों की बहुत तेज आवाज आती है। तभी अंदर जाते हुए एक सीनियर डॉक्टर, जो सिर्फ ओहदे से काफी सीनियर थी, फिर भी उनकी एज करीब 25 के आसपास ही लग रही थी, उसने कार्तिक की बात सुन ली। वो अंदर आकर बोली, अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, इसलिए अभी आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्या पता आपको कब किस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए, जो प्राइवेट वार्ड में नहीं मिल सकती है। वो डॉक्टर स्पेशली दूसरे शहर से कार्तिक की सर्जरी के लिए आई थी। उसका नाम रीत था। रीत की बात पर कार्तिक बोला, अब कौन सा ट्रीटमेंट बचा हुआ है, पूरा पेट तो काट ही दिया है ट्रीटमेंट के नाम पर। रीत बोली, देखिए आपको अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। कार्तिक शिकायत करते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन पिछले 5 घंटे से मैं होश में हूँ, पर खाने के नाम पर कुछ नहीं मिला, और पानी मांगा तो इस छोटे से ढक्कन से पिला रहे हैं। इतना टॉर्चर क्यों? रीत ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए आपको अभी कुछ देर खाना नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो सिर्फ लिक्विड जो डाइजेस्ट हो सके। अभी लिवर प्रेशर नहीं ले सकता है। रीत ने कार्तिक को काफी नॉर्मल वर्ड्स में कहा था, पर कार्तिक का ये सुनकर मुंह बन गया। वो खुद से बोला, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। रात हो चली थी, रूही अपने रूम में थी। तभी समर वहां आया। वो काफी थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसे देखकर रूही बोली, क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो? समर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, मैं सोनिया के बारे में पता लगा रहा था, और कमाल की बात है उसकी इन्फॉर्मेशन सभी जगह से गायब है, हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। रूही ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान की इन्फॉर्मेशन गायब करवा देना, ये कैसे पॉसिबल है? समर ने कहा, पॉसिबल है अगर उस इंसान ने पहले से ही अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रखी हो तो।
मुझे तो लगता है कि सोनिया ने सुसाइड भी नहीं किया है, जरूर उसका मर्डर हुआ है। रूही ने कहा, हो भी सकता है, वैसे भी भाई के दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है, उसने दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाए हैं। रूही की इस बात पर समर हंसने लगा। इधर राजवीर के रूम में इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसे दर्द का पता चल रहा था, क्योंकि उस वक्त तो उसे पेन किलर दिया गया था, इसलिए दर्द पता नहीं चल रहा था। पर अब जैसे जैसे दवाई का असर खत्म हो रहा था, वैसे वैसे ही इश्की को दर्द का पता भी चल रहा था। इश्की ने नीचे उतरने की कोशिश की और जैसे ही अपने पैर नीचे रखे उसको दर्द हुआ। इश्की की दर्द भरी आवाज जैसे ही राजवीर के कानों में गई, वो जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे क्यों उतर रही हो? मुझे आवाज दे देती। इश्की ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा शायद चल सकती हूँ। राजवीर ने कहा, रियली? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती हो? उसके बाद राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। इधर मिशा अपने रूम में बैठी अभी भी मेहर के बारे में सोच रही थी। उसने कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेहर को समझ ही नहीं आ रहा था। मिशा परेशान सी थी कि तभी रेहान का कॉल आया। मिशा ने कॉल रिसीव किया तो रेहान ने उसे इश्की के बारे में पूछा। मिशा ने जब उसे जवाब दिया तो रेहान उसकी आवाज सुनकर बोला, क्या बात है मिशा, तुम परेशान लग रही हो? मिशा ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गई कि रेहान को सब बताए या नहीं, पर पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने रेहान को सारी बातें बता दी। सब सुनने के बाद रेहान ने कहा, उसे टाइम दो मिशा, ऐसा होना लाजमी है, पर देखना तुम, उसे बहुत जल्द ही सही गलत का पता चल जाएगा, क्योंकि मेहर खुद किसी को दुखी नहीं देख सकता। मिशा ने परेशान होते हुए कहा, जानती हूँ रेहान, लेकिन मैं उसके लिए परेशान होने से खुद को कैसे रोक लूं? वो मेरा भाई है और अभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कहीं गुस्से और दुख में आकर कुछ गलत न कर ले। रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहर बहुत समझदार है, वो कुछ गलत करने का नहीं सोचेगा और तुम्हें राजवीर सर पर विश्वास रखना चाहिए। वो जरूर कुछ कर रहे होंगे जिससे ये गलतफहमी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यू डोंट वरी। रेहान की बातें सुनकर मिशा को थोड़ी सी हिम्मत मिली। सच ही तो कह रहा था रेहान, अभी राजवीर से ज्यादा इस सच को कौन सामने लाना चाहेगा। राजवीर के रूम में अभी इश्की ठीक राजवीर के सामने सोफे पर बैठी हुई थी और राजवीर उसके सामने बैठा हुआ था। राजवीर उसे गुस्से से देख रहा था, क्योंकि बाथरूम में इश्की ने बाहर आने के लिए राजवीर को नहीं बुलाया था और खुद ही लंगड़ाते हुए बाहर आ गई थी। तभी उसका पैर स्लिप होने वाला था, पर राजवीर ने उसे बचा लिया, वरना एक बार फिर से इश्की गिरकर खुद को चोट लगा लेती। इश्की ने धीरे से कहा, सॉरी राजवीर। राजवीर ने कहा, कितनी बार बोलोगी, तुम्हें तो हर दिन खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक चढ़ता है। एक काम करो, तुम मुझे रोज सुबह 10 बार सॉरी बोल दिया करो, जिससे बार बार तुम्हें सॉरी बोलने का कष्ट न करना पड़े। राजवीर की आवाज में गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। इश्की मन ही मन खुद को कोस रही थी। अच्छा खासा उसने खुद को राजवीर की डांट से बचाया था और फिर से उसने गलती कर दी। इश्की से अब कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। उसके पास सारे बहाने खत्म हो गए थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ तो राजवीर ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक सर्वेंट था जिसके हाथ में खाने की एक ट्रॉली थी। राजवीर ने उससे वो ट्रॉली ले ली और फिर से इश्की के पास आकर बैठते हुए बोला, खाने का अगर मन हो तो खा लो। राजवीर की बातों में इश्की को खुद के लिए ताना नजर आ रहा था, क्योंकि इश्की हमेशा अपने ही मन का करती थी। इश्की जल्दी से राजवीर के हाथ से प्लेट लेकर खाने लगी, क्योंकि अब वो खाने के ऊपर राजवीर से कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती थी। राजवीर आराम से उसे देख रहा था। इश्की जल्दी जल्दी खा रही थी, इसलिए खाना उसके गले में अटक गया और इश्की खांसने लगी। ये देखकर राजवीर ने इश्की को पानी पिलाते हुए कहा, आराम से नहीं खा सकती तुम? इश्की ने कहा, आप ऐसे गुस्से से देखोगे तो मैं आराम से कैसे खा सकती हूँ? इश्की आके बोली, हो गई ना गलती, कितनी बार सॉरी कहूँ? मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी, अगर पता होता तो क्यों ही ऐसे काम करती? इश्की की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला और उसे आराम से खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर में खाना खत्म हो गया। फिर राजवीर ने इश्की को दवाई दी। इश्की दोपहर को बहुत सो चुकी थी और उसे अभी नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो मूवी लगाकर देखने लगी।
राजवीर ने भी उसे नहीं रोका। फिर राजवीर ने अपने फोन से डॉक्टर को कॉल करके कार्तिक की हालत के बारे में पूछा। तभी उसे कार्तिक की भी आवाज सुनाई दी। वो उससे बोला, भाई ये लोग ढंग से खाना नहीं दे रहे, इस तरह तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। राजवीर इस वक्त रीत से बात कर रहा था, जो कि अभी कार्तिक के वार्ड में उसे चेक कर रही थी। तभी कार्तिक फोन लेकर उसकी ही शिकायत करने लगा। रीत ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो उसका पेशेंट था। फिर रीत अपना फोन लेकर राजवीर से बोली, मिस्टर सिंघानिया, इनको अभी कुछ दिन लिक्विड डाइट पर रखा गया है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। राजवीर ने कहा, आई अंडरस्टैंड, आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए एंड डोंट वरी अबाउट हिम। रीत ने कहा, श्योर सर। उसने इतना बोलकर फोन काट दिया। कार्तिक अभी भी उसे घूर कर देखे जा रहा था। अगर सिर्फ अपनी आंखों से किसी का खून किया जा सकता तो कार्तिक ने कब कर रीत को खत्म कर दिया होता, पर बेचारा अभी वो कर भी क्या सकता था। एक तो कमजोर शरीर, ऊपर से वही लड़की उसकी डॉक्टर। अगर उसे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो कहीं पूरे महीने ही उसे लिक्विड खाना ना खाना पड़ जाए। यही सोचकर कार्तिक रीत से ज्यादा पंगे नहीं लेना चाहता था। कार्तिक को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद रीत ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि कार्तिक तब से उससे कुछ न कुछ पूछे ही जा रहा था और इन सब से वो पूरी तरह से पक चुकी थी। अगर कार्तिक की कंडीशन इतनी सीरियस नहीं होती तो वो कब का वापस मुंबई जा चुकी होती। लेकिन उसे कार्तिक की कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता था। यहाँ तक कि सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी उसे डर था कि कहीं बॉडी उस नए लिवर को रिजेक्ट न करने लग जाए। इसलिए रीत का भी इस हॉस्पिटल में रहना जरूरी था। दवाई और इंजेक्शन की वजह से कार्तिक को नींद आने लगी थी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। उसको सोते देखकर रीत चैन की सांस लेते हुए बोली, उफ, अच्छा है सो गया, वरना परेशान करके रखा था। ठीक से चेक भी नहीं करने दे रहा था। एक तो राजवीर सिंघानिया का दोस्त है, जरा सी भी लापरवाही हुई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। क्या कार्तिक फिर से पहले जैसा हो पाएगा? क्या मेहर खुद को संभाल पाएगा? क्या होगा जब सबके सामने आएगी सोनिया की हकीकत?